नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव ने एक साथ कई तीर छोड़ दिए हैं। अब ये तीर निशाने पर लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये और बात है, लेकिन एक साथ उन्होंने इतनी सारी चीजें कह दी हैं और कर दी हैं जिनसे बिहार की राजनीति में भी भूचाल आ गया है और राष्ट्रीय स्तर पर भी अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया है। आज उन्होंने ये जो बयान दिया है कि नीतीश कुमार उनके दिल में रहते हैं, ये बिहार के लिए एक विस्फोटक बयान समझा जा रहा है कि क्या कोई नया समीकरण लालू यादव के इस बयान के पीछे छिपा हुआ है? क्या फिर से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड करीब आ सकते हैं? फिर उन्होंने लगे हाथ चिराग पासवान की भी तारीफ कर दी है। ये भी कह दिया कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को मिलकर काम करना चाहिए। इसके पहले आप जानते ही हैं कि वो शरद पवार से मिल चुके हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव से मिल चुके हैं और शरद यादव से भी उन्होंने मुलाकात कर ली है। तो इस तरह से आप देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर भी लालू यादव फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और बिहार में भी वो इधर उधर शॉट्स लगाने से नहीं चूक रहे हैं। सवाल उठता है कि उनकी योजना क्या है, उनका गेम प्लान क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है? क्या वो एक तरह का मंथन लहर पैदा कर रहे हैं राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनीति में, जिससे नए तरह की राजनीतिक गणित जन्म ले सकती है? आज इन्हीं सवालों पर बात करेंगे कि आखिरकार क्या है लालू प्रसाद यादव का खेला। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ निवेदिता जी जुड़ चुकी हैं पटना से, हमारे साथ सतीश के सिंह जी हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, समी अहमद भी पटना से जुड़े हुए हैं, अनिल सिन्हा जी बैंगलोर से जुड़े हुए हैं और ऋषि मिश्रा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, इस दिलचस्प चर्चा में। और मैं सबसे पहले सतीश जी आपके पास जानना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जमानत से छूटने के बाद कुछ समय तक तो खामोश रहे और फिर एकदम से सक्रिय हो गए हैं और ऐसा लगता है कि वो झिंझोड़ देना चाहते हैं राष्ट्रीय और बिहार की राजनीति दोनों को। अपने तई वो एक सूत्रधार बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, एक तरह के नए समीकरण गढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या है मामला आपकी नजर में, क्या करना चाहते हैं? देखिए, लालू प्रसाद यादव बार बार कहते रहे हैं कि वो हथियार डालने वालों में से नहीं है और आपके शो में, आपके सत्य हिंदी के प्लेटफॉर्म पर मैंने कम से कम आधा दर्जन बार ये कहा है कि दोनों का जो निवास है उसके बीच में सिर्फ एक भीतर भीतर ही गली है। मतलब नीतीश और लालू के बस एक अंदर अंदर एक दूसरे के जाने का। अगर वो कहते हैं दिल से मिले हुए हैं, तो बड़े बुजुर्ग हैं, दोनों अपने बुजुर्ग हैं। तेजस्वी को समझा दिया जाएगा कि भाई तुम रहो, तुम्हारा ही भविष्य है। और नीतीश ने इससे पहले पेगासस वाला बयान दिया, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि नीतीश और लालू, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं होगा कि नीतीश और लालू हाथ मिला लें और नीतीश को एक तरह से विपक्षी खेमे में लालू लाने में कामयाब हो जाए। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। उनसे कहा जाएगा कि आप, लालू को तो कुछ बनना नहीं है, तो कहा जाएगा कि आप में तो पूरा राष्ट्रीय मटेरियल है, आप कहाँ, अब हो गया 15 साल, अब बिहार में जो करना था कर लिए। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी आवाज को वापस लाओ। आप विपक्ष के थे, समाजवादी थे, और ये मुझे लगता है कोई ना कोई ये गोटी बिठाने का बिहार और दिल्ली को देखते हुए, दोनों को देखते हुए लालू एक भूमिका निभा रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि वो उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से अखिलेश के लिए भी बैटिंग कर रहे हैं, वहां भी एक पूरा बिसात बिछा रहे हैं और वहां भी नीतीश की जरूरत पड़ सकती है, वहां भी उनकी भूमिका है। तो ये तीन तरफा खेला है, दिल्ली, बिहार और पटना, ये तीन जगह का खेल खेल रहा है। लालू की नजदीकियां कांग्रेस से भी सबको मालूम है। सोनिया गांधी के सबसे पहले ध्वजवाहक विदेशी मूल के मुद्दे पर लालू ही थे। ये तो राहुल गांधी कागज नहीं फाड़ते, ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ते, तब तो और कुछ होता, लेकिन वो फाड़ दिया ना बीच में। तो लालू की भूमिका, अगर वो कहते हैं ना, वो एक कुश्ती में टर्म होता है फितले, पैर पकड़ के मुड़ा देते हैं और इतना घुमा देते हैं, तो आप वो बाहर उनका रहना, जेल से बाहर आना,
आप समझिए गुल तो निश्चित खिलाएगा, निश्चित जी। खिलाएगा। निवेदिता जी, लालू यादव ने तो कह दिया कि नीतीश उनके दिल में रहते हैं। नीतीश के दिल में कौन रहता है? लालू लालू यादव रहते हैं या नरेंद्र मोदी रहते हैं? ये तो मुश्किल है अभी उसमें उतना झांक कर सही सही देखना। नरेंद्र मोदी तो नीतीश की मजबूरी है। और पिछली अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूं, तो क्या उनके दिल में कुर्सी रहती है? ना नीतीश ना लालू रहते हैं ना मोदी रहते हैं। देखिए, राजनीति में तो कुछ भी असंभव नहीं है, हम सब जानते हैं। और कोई किसी के साथ चला जाए, और लेफ्ट पार्टी एक समय में जब चली गई थी बीजेपी के साथ, तो बाकी किसी के बारे में और कुछ भी कह नहीं सकते। तो वो तो राजनीतिक बारे में ऐसी चीजें होती रहती हैं। लेकिन ये बिहार की राजनीति और देश की राजनीति के लिए ये बड़ा झटका भी है और ये सुखद भी है। एक तीसरे मोर्चे की बात हो रही है। और हम जानते हैं कि आज ही अखबारों में भी आया है कि लालू यादव जिन लोगों से मिले वो समाजवादी लोग हैं, और उसमें भी ज्यादातर लोग जो हैं वो सभी यादव हैं। तो यादव समाजवादियों से वो मिले हैं। तो जाति की राजनीति तो है ही, इसके साथ साथ दूसरे पुराने जो समाजवादी लोग हैं, गठबंधन रहते हैं, उसमें एक नई ऊर्जा के साथ नई तलाश की कोशिश है। आप अगर देखें नीतीश के मामले में, नीतीश भी चुप्पी साधे हुए हैं लालू के मामले में, और लालू भी नीतीश के मामले में भी चुप्पी साधे हुए, और यहाँ तक कहा कि वो हमारे दिल में रहते हैं। तो अब आपने कहा कि भाई किस उनके दिल में, नीतीश के दिल में कौन रहते हैं, तो ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो गुल खिल रहा है, उस गुल में तो लग रहा है कुछ नई बातें हो सकती है, क्योंकि पेगसेसे के मामले में और कास्ट के आधार पर जनगणना हो, उस मामले में भी राजद के साथ है नीतीश। ये भी एक नया तरह का संकेत है, जिससे ये लग रहा है कोई तरीका, ये जी कह रहे थे कि दोनों के घर के बीच कोई गलियारा है जो अंदर अंदर मिलता है। तो वो चीज है, और पहले भी ऐसा होता रहा है। बिहार की राजनीति में नीतीश लालू साथ भी रहे, नीतीश लालू अलग भी रहे। बड़े भाई छोटे भाई का फलसफा बहुत पुराना रहा है। इसलिए जिसको कहते हैं कि जब राजनीति में जिसकी जरूरत पड़ी, जब पड़ी, वो करेंगे। और दूसरा जो है, एक जो बात है, लेफ्ट भी शुरू से रहे हैं लालू के साथ, तो लेफ्ट भी अभी देख रही है कि ये लोग किस तरह की राजनीति है, लेफ्ट की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो। कांग्रेस भी साथ है ही, बाकी शरद पवार और शरद यादव, मुलायम सिंह, ये सब बड़ी खिलाड़ी है राजनीति के। तो सी बात है कि बिहार में के लिए और देश की राजनीति के लिए एक नई परिक्रमा, ये जनतंत्र के लिए भी अच्छा है मेरे मानने से। आप चाहे इसको खेला कहें, जो कहें, ये जनतंत्र की अच्छी परिघटना, कि सिर्फ बीजेपी नहीं दिखेगा। अब अगर ये एक तरफ जाए तो विपक्ष की एक मजबूत ताकत देश में दिखेगी, और लोग ये कहना भी छोड़ेंगे कि भाई हमारे पास विकल्प क्या है। आमतौर पर अगर देखें, जो बहस होती है कि भाई बीजेपी जिस तरह की बात करती है, लोग कहते हैं हमारे पास विकल्प क्या है। तो एक नए विकल्प, एक नई राजनीति देने की कोशिश है, और लालू यादव चुप नहीं बैठेंगे। जो उनके इतिहास है, जो उनको नजदीक से जानता है, वो जानते हैं कि वो बहुत भीतर के खिलाड़ी हैं और बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए ये चीजें होंगी। जी, तो समी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं दिल की बात तो नहीं पूछूंगा कि नीतीश कुमार के दिल में कौन है, जीतन मांझी के दिल में कौन है, मुकेश सहनी के दिल में कौन है। तेजस्वी और चिराग पासवान के दिल भी इस समय काफी हलचल मचा रहे हैं। लेकिन क्या ये जो लालू यादव का बयान है, उन्हीं के एक पार्टी के सांसद ने कह दिया कि जिस दिन लालू यादव पटना आएंगे सरकार उलट जाएगी, तो ये क्या संकेत दे रहे हैं? इस तरह की चीजें एक माहौल बना रहे हैं, या अंदर ही अंदर कुछ चल भी रहा है? अंदर अंदर क्या चल रहा है ये तो मुझे पता नहीं है, और ये शायद बहुत सनसनीखेज खबर कोई बड़ा पत्रकार ही ला सकता है कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। एक पहले सवाल का मैं जवाब देना चाह रहा था आपसे, वो जो आपने निवेदिता जी से पूछा था सवाल कि कुर्सी वहां पे कौन रहता है नीतीश कुमार के दिल में। देखिए, नीतीश कुमार के दिल में
वो चाहे लालू प्रसाद रहते हो या मोदी जी रहते हो नहीं रहते हो, कुर्सी रहती है, ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको नंबर से देंगे तो कुर्सी पहले नंबर पर, शायद लालू प्रसाद दूसरे नंबर पर और शायद तीसरे नंबर पर मोदी जी रहते हैं। अब जहां तक यहाँ का सवाल है, देखिए लालू प्रसाद के साथ एक दिक्कत क्या है, आप हम सबको समझना चाहिए कि वो बेल पे है, जमानत पर है। वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव होते दिखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि फिर आप जानते हैं उसका नतीजा क्या हो सकता है। इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल रहा है। अभी वो मिल रहे हैं, ये सही है। ये हो सकता है मुलायम सिंह से इसलिए भी मिले होंगे, कह दे कि भाई हम उनकी सेहत जानने के लिए गए थे। शरद यादव बहुत बड़े फोर्स तो अब है नहीं पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल से। देखना ये होगा कि वो कितना ममता जी के साथ मिल पाते हैं, फिर वहां से क्या वो संदेश ले जा पाते हैं आगे, ये देखना होगा। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात होनी है, उसमें क्या आएगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा मिल नहीं सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव होंगे वो, तो उनके लिए फिर उनके बेल पे खतरा हो सकता है। इसलिए जो बात की इन्होंने लालू प्रसाद ने कल, कि तेजस्वी यादव ने बहुत फाइट दी है, उस बात को हम ज्यादा ध्यान दें कि उन्होंने इस पर अब लगभग बात मान ली है कि जो लीड करेंगे राजनीति को, जो भी करेंगे वो तेजस्वी यादव करेंगे, पीछे से भले लालू प्रसाद यादव रहें। तो मेरी समझ तो यही बन रही है अभी। जी ऋषि जी, आपकी समझ क्या बन रही है? हम अगर लालू यादव के इस बयान को छोड़ भी दें तो पिछले कुछ समय से लगातार हलचल हो रही बिहार की राजनीति में। कई पार्टी के नेता विचलित हैं, परेशान हैं, या कुछ नए समीकरण की तलाश में हैं, और कुछ नेता बीजेपी विरोधी बयान भी देते आ रहे हैं। जेडीयू के या जेडीयू के समर्थन वाले या एनडीए के घटक हैं, जिसमें मुकेश सहनी का नाम भी ले सकते हैं आप। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आग भी है, केवल धुआं नहीं है? देखिए, मुकेश सहनी नहीं सिर्फ बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, मंत्री भी हैं, सम्राट चौधरी, उनका भी बयान 4-5 दिन पहले बयान आया था गठबंधन को लेके। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन जो हालात हैं बिहार में, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अभी बीजेपी को छोड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। हालांकि उनका इन दिनों जो बयान आया है, और नीतीश कुमार ऐसे ही बयान देने के लिए नहीं जाने जाते हैं, कुछ वो जरूर कैलकुलेशन उनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार तभी बीजेपी को छोड़ेंगे या लालू से हाथ मिलाएंगे जब उनके नाम पे तीसरे मोर्चे का जो ये आप जो देख रहे हैं कि लालू यादव और मुलायम सिंह की मीटिंग हुई है, या जितने भी विपक्ष के नेता हैं, शरद पवार से मुलाकात हो पा रही है, लालू यादव शरद पवार से भी मिले हैं, ममता बनर्जी दिल्ली आई थी। यदि तीसरे मोर्चे का गठन होता है, उसमें नीतीश कुमार के नाम पे यदि सहमति बनती है, तो कहीं नीतीश कुमार एनडीए से बाहर जाके तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री के फेस भी हो। सिवा आपने देखा है उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया है कि नीतीश कुमार हमारे जो नेता है पीएम मटेरियल है। ऋषि जी, ये थोड़ा दूर की कौड़ी लगती है, थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस है। जी बोले। यही चीज मुकेश जी बताना चाह रहा हूँ, ये दूर की कौड़ी है। नीतीश कुमार जो हम लोग जो हैं कहीं ना कहीं इस पे डिबेट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो दो हाल में बयान दिया है, खासकर पेगासस और जाति जनगणना को लेकर, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी है। कैबिनेट में जिस प्रकार से महत्व नहीं दिया, कैबिनेट रिसफल में जिस प्रकार से जेडीयू को महत्व नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ऐसे बयान दे के यह साबित जरूर करना चाहते हैं कि भाई हम आपके पिछलग्गू नहीं है, आपके सहयोगी हैं। यदि आप मुझ पे कोई दबाव बनाएंगे तो उसका ऑप्शन है। जहां तक ऋषि जी, इस तरह का खेल नीतीश पहले भी खेलते रहे हैं। नाराजगी किसी और बात की होती है, उसको प्रकट वो किसी और तरीके से करते हैं। तो ये कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना वो करते रहे। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश के जो तेवर हैं और लालू यादव का जो खेला है, उनमें आपस में कहीं मिलावट हो रही है, कहीं लाइनें मिल रही हैं, या अभी विपरीत दिशा में ही जा रही हैं? देखिए, मैं पहले भी कहा मुकेश जी, ये तब नीतीश कुमार तभी स्टेप बढ़ाएंगे जब उन्हें लगेगा कि तीसरे मोर्चे का गठन होता है, और तीसरे मोर्चे के गठन में उनके लीडरशिप को जितने भी घटक हैं मानने को तैयार होते हैं, तभी नीतीश कुमार स्टेप लेंगे। नीतीश कुमार अभी क्यों स्टेप लेंगे? क्यों? वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। जहां तक लालू यादव की बात है, लालू यादव तो फाइटर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, जितने भी सभी पत्रकार बैठे हैं हमसे वरिष्ठ हैं, उनको याद होगा 96-97 में
जब वह पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए, शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, जो पार्टी का अध्यक्ष है वही पार्टी तोड़ देता है। आपको याद होगा इंद्र कुमार गुजराल के पास जब बैठे थे और शरद यादव जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे, और उन्होंने लालू यादव के विरुद्ध नॉमिनेशन कर दिया था, तो लालू यादव ने पार्टी तोड़ के राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया था। तो लालू यादव फाइटर तो रहे हैं, जैसे जमानत से बाहर आए हैं, वो चाह रहे हैं कि तीसरे मोर्चे का गठन हो जिसमें कांग्रेस को भी लिया जाए और 2024 की जो लड़ाई है उसको मजबूत रूप से टक्कर दिया जाए नरेंद्र मोदी एंड टीम को। जी जी अनिल जी, ये तो पहले से ही अनुमान था कि लालू यादव जब भी जेल से छूटेंगे, वो अगर राजनीति में कुछ भी बोलेंगे वो महत्वपूर्ण होगा। वो जो कुछ भी बोलेंगे उसे दर्ज किया जाएगा और उसके प्रभाव भी होंगे। तो जो लालू यादव ने ये नई बिसात बिछानी शुरू की है, वो आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये सचमुच में राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, और जैसा कि सतीश जी ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव का भी खेला है, ये केवल बिहार और राष्ट्रीय स्तर का खेला नहीं है, उत्तर प्रदेश के चुनाव का भी खेला, और वहां भी लालू यादव कोई भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं? ये इसको इस तरह देखना चाहिए कि ये बेसिकली जो लालू अभी जो एक्टिविटीज है उनके या जो बयान आ रहे हैं उससे ये साफ दिखाई देता है, साफ ने मतलब ये क्लियर है कि लालू एक राष्ट्रीय राजनीति को संबोधित कर रहे हैं। और ये सब बयान जो है मतलब दिल में रहते हैं वगैरह वाली, तो इसमें इसको ज्यादा मतलब हमको लग रहा है क्या कि दूर तक देखने की जरूरत नहीं है। इसमें इतना ही समझ लीजिए कि बिहार में इसका मतलब कि उन्होंने एक सीज फायर का संकेत दे दिया है कि नीतीश के खिलाफ अभी जो है आरजेडी कोई ऐसी मुहिम नहीं चलाएगी जो उनको डिथ्रोन करे। तो एक तरह से बिहार में उन्होंने नीतीश को समझिए कि एक लाइफर दे दिया, एक जीवन दान दिया है कि अभी, क्योंकि बिहार में जो स्थितियां हैं मतलब जो विधायकों का नंबर और ये सब है वो उतना नीतीश के पक्ष में नहीं है, कभी भी वो उलट सकता है। तो उन्होंने ये एक तो ये दे दिया नीतीश को उन्होंने कि अभी के लिए बिहार में आरजेडी नीतीश के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चला रही है। और दूसरा ये संकेत नीतीश की ओर से भी पहले से भी है कि लालू की राजनीति में वापसी, जिसको आप कहेंगे एक तरह की वापसी है, और वो भी मतलब एक मजबूत वापसी है अपने राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से। उस वापसी के खिलाफ नीतीश कोई मुहिम नहीं चला रहे। दूसरा मैं इसको जरा सा पेगासस वाला जो कहूंगा उसमें मेरी राय अलग है। उसमें मेरी राय अलग ये है कि नीतीश का जो सोशल स्पेस है या जो पॉलिटिकल स्पेस है वो बेसिकली सामाजिक न्याय और जो ये क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाली स्पेस है, विपक्ष की का स्पेस है, उस स्पेस से वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं पूरी तरह, और उसमें वो अपना स्टेक बनाए रखना चाहते हैं। इससे ज्यादा इसमें नहीं देखना चाहिए। बीजेपी से नाराजगी वगैरह वाली बात जो है और दूर तक उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि नीतीश के सामने, नीतीश के लिए मुश्किल है कि बीजेपी से बाहर आना, क्योंकि जेडीयू में जो लोग अभी विधायक मतलब उनके साथ हैं उसका कम से कम मुझको मेरा अंदाजा है कि 25 से 30% लीडरशिप ऐसी है जो अब बीजेपी के साथ बहुत क्लोजली एलाइड है। अब उसमें कई नाम ले सकते हैं जिसमें कि जिसमें आरसीपी का नाम सबसे पहले आएगा, हरिवंश तो लगभग बीजेपी के साथ ही हैं। इस तरह से बीजेपी की जो बाहरी लीडरशिप है वो करीब करीब बीजेपी से पूरी तरह एलाइड है। तो इसीलिए अभी ये सोचना कि आरजेडी और जेडीयू का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है या कोई अलायंस बनेगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। बस इतना ही है कि नीतीश उस स्पेस में, जो स्पेस बीजेपी से बाहर का स्पेस है, उसमें स्टेक बनाए रखना चाहते हैं। एक और खाली आपको कहूंगा कि लालू जो है, लालू बेसिक, और इससे ये भी संकेत मिलता है कि लालू राष्ट्रीय राजनीति में इन्वॉल्व है और वही राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। ये मुलायम सिंह से, शरद पवार से, या जो भी जो उन्होंने बयान दिया है, और मैं उसमें कहूंगा कि उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल है। वो रोल सिर्फ ये नहीं है कि वो जो मिल रहे हैं लोगों से और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो रोल ये है कि जो सेकुलर पॉलिटिक्स की ये है स्पेस है, उसमें लालू से बड़ा आदमी अभी कोई नहीं है
क्या कहते हैं इन भारतीय राजनीति में सबने कभी बीजेपी के साथ समझौते किए, सबने सेकुलर पॉलिटिक्स में कहीं न कहीं कुछ समझौते किए, या बातचीत के मतलब जो आप जिसको प्रोजेक्शन कहते हैं उस लेवल पर भी कुछ लोगों ने कोशिश की कि हम हिंदू बने रहे या हिंदू से दिखाएं, वो लालू ने कभी नहीं की। तो एक सेकुलर पॉलिटिक्स की जो एक राष्ट्रीय इमेज है उसमें लालू एकदम मतलब परफेक्टली फिट होते हैं और एकदम खरे उतरते हैं। तो ये जो है ना, हमको लग रहा है कि वो रोल वही राष्ट्रीय राजनीति का रोल है उनका। जी सतीश जी, जो अनिल सिन्हा जी ने कहा कि ये लालू यादव ने एक तरह से सीज फायर, युद्ध विराम किया है नीतीश के खिलाफ, नीतीश के साथ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये युद्ध विराम उन्होंने क्यों किया होगा। जरूर कोई राजनीतिक लक्ष्य होगा इसका कि नीतीश को पटाया जाए, अपने पाले में लाए। ठीक है, सरकार के रूप में अभी तुरंत ना आए, लेकिन नीतीश को प्यार से भी कमजोर किया जा सकता है, ये भी एक रणनीति हो सकती है। आगे चलकर उनको अपने साथ मिलाने की भी रणनीति हो सकती है, लेकिन बेवजह तो प्रेम नहीं होगा नीतीश से। देखिए, आप मेरी ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा कि दोनों के घरों के बीच में अंदर से दीवार नहीं है, मतलब एक रास्ता है आने जाने का। जब किसी ने कोई नहीं सोचा था कि लालू और नीतीश मिल सकते हैं, लोकसभा चुनाव 2014 का था, लगभग उसी समय की बात है। मैंने ये बात कही थी कि वो मिल सकते हैं, फिर मैं कह रहा हूं आज, मैंने लोकसभा टीवी पर यह बात कही थी और हमें ऐसे ही दिमाग में आया कि हो सकता है। तो मुझे लगता है दोनों के मिलने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। आप याद कीजिए, आज से कुछ दिन पहले जब विधानसभा में प्रोसीडिंग चल रही थी और तेजस्वी ने बहुत जबरदस्त हमला किया था, नीतीश कुमार आग बबूला हो गए थे और उन्होंने इसी लहजे में कहा कि तुम्हारा बाप तो मेरा दोस्त है, मेरा बहुत करीबी है, तुमको क्या मालूम है। ये बात वहां भी थी, उसकी गूंज लोगों ने अच्छे से सुनी नहीं, वो दीवार जो नहीं है उसी की आवाज थी। देखिए, एक और बात जो मुख्य बात है, ये सब ओबीसी पॉलिटिशियंस हैं, ओबीसी के पॉलिटिक्स पर, सामाजिक न्याय का और ये रिजर्वेशन आदि पे बढ़ के आगे आए हैं और उस कंस्टिट्यूएंसी को किसी कीमत पर ये लोग छोड़ेंगे नहीं, ये बात समझ लीजिए। अब अगर आप रिजर्वेशन मान लीजिए कुछ और देते हैं, कुछ मंत्रिमंडल में ज्यादा ओबीसी लेते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की अगर आप मैसेजिंग करते हैं तो ये उनको भी लगता होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो हमारे कंस्टिट्यूएंसी में भी अब आएगी, आने की कोशिश करेगी, और क्यों नहीं करेगी। यूपी में भी किया था, बहुत हद तक सफल भी हुए थे। तो ये खेल कल की नहीं, परसों की नहीं हो रही है, ये आगे की राजनीति का भी बिसात अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी वोट बैंक बचाने का हो रहा है। और नीतीश को अब उनको पता है कि बीजेपी में रहने से उनको अब ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, भले ही आज कुछ नहीं वो करें, ये दोनों लालू और नीतीश कुछ नहीं करें, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सके कि देखो भविष्य तो तेजस्वी का है। हो सकता है कि ये क्या नाम है उनका, चिराग पासवान के लिए भी लालू जो है दोनों नीतीश में कोई एक समझौता करा दे, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ही कैन डू दैट। और इसलिए अपना अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, बचा रहे हैं। आगे जो चीजें संकेत में आ रही है कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने आपके चैनल पे ये कहा कि 22 में बीजेपी एक डिसाइसिव मूव बिहार में कर सकती है। मुश्किल ये है कि 24 में अब जेडीयू की जरूरत ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी को। अब उस लिहाज से क्या परिवर्तन होंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन खेल उसी हिसाब से हो रहा है कि 22 में क्या होगा, आगे राष्ट्रीय राजनीति के लिए क्या बिसात बिछानी है। और तीसरी चीज कि क्या एक टेस्ट कर लें उत्तर प्रदेश में विपक्ष की एकता की, जिस तरह से बंगाल में इन लोगों ने टेस्ट किया बड़ी परोक्ष रूप में, कम रूप से, वो क्या एक्चुअली में यूपी में कर लें, जहां से एक लिफ्ट मिल जाए। तो ये लालू भूमिका निभा रहे होंगे और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि लालू और नीतीश फिर से एक बार मिल जाए, भाई भाई, बड़े भाई, छोटे भाई कहे आपस में तैयारी हो जाए। कोई इसमें कोई थोड़ा सा भी एक सेकंड भी मत सोचिएगा। जी बिल्कुल। निवेदिता जी, अभी आपने पिछले अपने वक्तव्य में 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। एक तो ये कि एक जो लोकतांत्रिक स्पेस है, या आप कहें कि जो पूरा राजनीति है उसमें हर जगह बीजेपी 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 दिख रही है, और लालू यादव के आने के बाद, पहले ममता जिस तरह से सक्रिय हुई, उसके बाद से वो स्पेस में कई और चेहरे
और कई और ताकतें उभरती हुई दिखने लगी। तो क्या आप इसको विपक्षी एकता और विपक्ष की मजबूती की तरफ उठता हुआ कोई कदम के रूप में देख रहे हैं लालू यादव की सक्रियता को? क्या लालू यादव जो मूव चल रहे हैं वो दरअसल एक सूत्रधार की तरह विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं? कभी हरकिशन सिंह सुरजीत किया करते थे, अभी छोटे स्तर पर प्रशांत किशोर भी ये करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर और लालू यादव के कद में जमीन आसमान का अंतर है। लालू यादव की जो पहचान है, जो साख है, जो उनके रिश्ते हैं, वो कहीं ज्यादा पुख्ता हैं, दमदार हैं, उनका असर व्यापक है। आपने जिन संभावनाओं की तरफ इशारा किया, कुछ हद तक ये बात सही है कि देखिए पिछले दिनों देश की जो राजनीति रही है उसमें शायद पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सभी राजनीतिक दलों पर भी हमले तेज हुए हैं, हर तरह के हमले। बाकी जो मूवमेंट चल रहा है देश के अंदर, अलग अलग जो जनतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं उन पर तो हमले जारी हैं, कांग्रेस भी किया करती थी। लेकिन अभी जिस तरह के हमले हैं, जिस तरह से हजारों की तादाद में युवा साथी जेल में बंद है, तो ये कहीं राजनीतिक स्तर पे अब जासूसी करा रही है ये सरकार, और जासूसी में उन लोगों को भी रख रही है जो उनके भी मंत्री हैं। तो जो अविश्वास का माहौल है, जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों को जेल में बंद किए जा रहे हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं है। और दूसरी राजनीतिक दल भी इस खतरे को महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और की जो सरकार है उसकी मुहिम विरोधियों के प्रति कैसी है। पहले एक विपक्ष का चेहरा होता था, आप जितने भी घोर विरोधी रहते थे फिर भी आप विपक्ष को उसकी जगह देते थे, आप उसका स्पेस देते थे। लेकिन भारतीय जनता का ये सबसे बुरे दिन है कि वो स्पेस धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। तो मुझको लगता है कि लालू प्रसाद जानते हैं और उस स्पेस की पहचान भी करना चाहते हैं, और दूसरे लोग भी इस खतरे को भांप रहे हैं, इसीलिए ये मुहिम चली है। और जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद को बिहार की उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ उनका बेटा संभाल रहा है और उनके बगैर भी उसने पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन देश की राजनीति में क्या हो, देश की जो सांप्रदायिक स्थितियां हैं, जो सांप्रदायिक छवि जिस तरह से उभरी है, उसके खिलाफ जो बात अभी कही गई कि जो अनिल जी ने कही कि सेकुलर पॉलिटिक्स का लालू एक बहुत बड़ा चेहरा है, मैं भी उस बात से सहमत हूँ। तो इन तमाम चीजों को लेकर वो इस तरह की मुहिम कर रहे हैं, और ये चिंता लेफ्ट के भीतर भी है और ये चिंता कांग्रेस के भीतर भी है, क्योंकि राहुल गांधी की जासूसी हो रही है। और बहुत हद तक कहें कि लालू यादव जिस तरह से लगातार जेल में बंद रहे, जिस तरह से उन पर प्रेशर पड़े, तो वो फूक फूक के कदम चलेंगे। अब अगला कदम बहुत आसान नहीं होगा, इसलिए ये जनतंत्र के लिए भी जरूरी है, और आने वाले दिनों की जो राजनीतिक पहल है उसके लिए भी लालू यादव ये मुहिम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान उनकी है, ये पहचान को व्यापक तभी बनेगा जब उनके साथ, ममता के साथ भी उनकी बातचीत होगी, या दक्षिण के जो राज्य हैं उनके बीच भी उनका कुछ होगा, उसकी एक बड़ी पहचान बनेगी। और अभी देश को जरूरत भी है कि एक ऐसा गठबंधन बने, जो बहुत पहले आपने खुद कहा कि लेफ्ट ये पहल करता था, तो लालू ये पहल कर सकते हैं, और लालू को सभी पार्टियों में तरजीह है, उनकी बात सभी पार्टियों में सुनी जाती है, तो एक्सेप्टेबल है लालू। इसलिए मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं देश की राजनीति में ये एक बड़ा कदम है और बड़ी मुहिम। सभी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि बिहार के राजनीतिक हलकों में लालू को, जो भी कर रहे हैं लालू यादव, उसको किस तरह से देखा जा रहा है, उसको उसकी व्याख्या, उसकी परिभाषा किस तरह से देखा जा रहा है, उसमें क्या मीनिंग निकाले जा रहे हैं? इसे 2022 के चुनाव, राज्यों के चुनाव, उसके संदर्भ में देखा जा रहा है, बिहार के संदर्भ में देखा जा रहा है, या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि लालू यादव, जैसा कि दूसरे लोगों ने भी कहा, कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को चैलेंज करने वाली एक गठबंधन की को आकार देने के लिए काम कर रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए।
जी लालू प्रसाद अब जो है स्टेज पॉलिटिक्स में तो रहेंगे नहीं, इतना तो क्लियर है, साफ बात है ये। जो भी है ऑफ द स्टेज रहेंगे, बिहाइंड द स्टेज रहेंगे, लेकिन उनकी जो एक पहचान है ना नेशनल पॉलिटिक्स की, वो तो जाहिर अभी उसकी जरूरत है, जैसा कि निवेदिता जी ने और अनिल जी ने कही थी बात, कि एक ऐसा जो कंबाइन कर सकता हो सबको एक जगह ला सकता हो, वो ताकत तो है, वो पहचान तो लालू प्रसाद की है। तो बिहार में भी लगभग उसी तरह से लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ नहीं सकते हैं। उनका रोल जो होगा वो यही होगा कि जो बड़े बड़े नेता हैं, जो विपक्ष में हैं, जो परेशान नहीं हैं। समी जी मेरा सवाल ये था कि बिहार की राजनीति में लोग इस मूव को कैसे देख रहे हैं, वो इसके क्या मतलब निकाल रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में अगले 2-3-4 महीने तक कोई खास इसका मतलब निकलेगा। यहाँ पे ठीक है, कोशिश जारी रहेगी, बयान आते रहेंगे, ये देखना हमारे लिए अहम होगा कि बयान का रुख किधर जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार अगर आज जातीय जनगणना में बयान दे रहे हैं या और भी किसी पे बयान दे रहे हैं, तो 2 महीने के बाद वो रुकते हैं या आगे बढ़ते हैं, ये देखना मेरे लिए दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर वो कई बार ऐसा कर चुके हैं, वो कोई बयान देते हैं फिर वापस हो जाते हैं, जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो वक्त पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जब देखते हैं कि अब हमको बीजेपी से पिन छुड़ाना है तो वो आ जाते हैं उस पर, जब लगता है कि नहीं उनके साथ रहना तो वो भूल जाते हैं। तो ये फिलहाल जो है अगले 3-4 महीने तक लालू प्रसाद का बिहार में रोल मुझे कम लगता है, दिल्ली में ज्यादा रोल लगता है, वो भी बहुत सीमित इसमें अर्थों में। जी यही सवाल ऋषि जी मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार के पॉलिटिशियन इसको किस तरह से देख रहे होंगे। लालू यादव खेलना चाहते हैं बिहार में, नहीं खेलना चाहते हैं, ये दूसरी बात है। नीतीश कुमार इस लालू यादव के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे अलग बात है, लेकिन बिहार के राजनीतिक भी इसका अपनी तरह से आकलन कर रहे होंगे, वो अपने तरह से नतीजे निकाल रहे होंगे। वो क्या है आखिरकार, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए मुकेश जी, इस बयान का बिहार की राजनीति में जरूर असर पड़ेगा। मैं समी जी की बात से थोड़ा मतांतर रखता हूँ इस विषय पे। देखिए जेडीयू बीजेपी में ट्रस्ट डिफिशिएट पहले से है। आपने देखा होगा जिस दिन बिहार के नतीजे आ रहे थे, जेडीयू के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी का बयान आपने सुना होगा। केसी त्यागी साहब ने क्या कहा कि जो ये जेडीयू को कमजोर करने की जो साजिश, पर्दे के पीछे जो साजिश चल रही थी, उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। तो ट्रस्ट डिफिशिएट जेडीयू और बीजेपी के बीच में है। और आप इन दिनों में यदि बिहार की राजनीति में आप देखेंगे, बीजेपी के कई ऐसे नेताओं का बयान आ चुका है। संजय सिंह, जेडीयू के ही संजय सिंह हैं जो प्रवक्ता हैं, एमएलसी भी हैं, उनका आपने बयान देखा होगा। उन्होंने बीजेपी के लिए क्या बयान दिया था कि बिना जेडीयू के बीजेपी बिहार की राजनीति में प्रासंगिकता नहीं रखती है। तो लालू यादव के जो आज बयान आया है कि नीतीश हमारे दिल में रहते हैं, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो ट्रस्ट डिफिशिएट जेडीयू और बीजेपी के बीच में पहले से है, और नीतीश कुमार का 2 ऐसे बयान आए हैं जो मोदी एंड टीम को बेचैन करने वाली है। पेगासस वाले मामले में आप देखिए, जहां पेगासस वाले मामले में बीजेपी अटैकिंग मूड में है, वहीं उनके एलाइज, एक प्रमुख एलाइज जो नीतीश कुमार, उनका बयान इस पे और उनका विचार जो है इस पे अलग है। वहीं जातीय जनगणना में आपने देखा होगा कि ललन सिंह के नेतृत्व में कल या परसों ही अमित शाह से जेडीयू के विधायक मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट डिफिशिएट है, और ये बयान जो आज लालू यादव ने दिया है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बिहार की राजनीति में पड़ेगा। और यदि बिहार के राजनीति में यदि लालू यादव आते हैं, और कहीं ना कहीं खेला तो अंदर पर्दे के पीछे चल रही है, एक दूसरे का विधायक तोड़ने का भी। उपेंद्र कुशवाहा का बयान आप देख लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया था कि कुछ आरजेडी के विधायक उनके संपर्क में है। तो दोनों तरफ से खेला बेला चल रहा है। लेकिन आज जो लालू यादव ने बयान दिया है, उससे कहीं ना कहीं जेडीयू बीजेपी की जो दोस्ती है उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ने की संभावना मुझे लगती है। जी अनिल जी, अभी एक शंका जाहिर की थी समी साहब ने कि चूंकि लालू यादव जमानत पर हैं और उनकी अपनी एक सीमा है, उसको लांघेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और बीजेपी तो आप देखिए, सुशील कुमार मोदी का जो बयान आया है, जिस तरह से उन्होंने धमकाया है कि सीबीआई को इस मैटर में देखना चाहिए कि जमानत पर छूटे और राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न हो गए हैं, तो बीजेपी इसको लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है
कि लालू यादव की ताकत क्या है। लालू यादव उसके लिए बहुत बड़े डर हैं, बहुत बड़ा भय है। हर चुनाव में वो लालू यादव का भय खड़ा करके चुनाव लड़ती है। तो एक लालू यादव का जंगल बाहर आना, बिल्कुल बाहर आना, ये बीजेपी की चिंता का को बढ़ाने वाला है। और हम सब जानते हैं कि उनको इतने दिनों तक जमानत नहीं मिल रही थी, तो उनकी भी क्या वजह थी। तो क्या लालू यादव इस दिशा में सावधान होकर काम करेंगे, फूंक फूंक कर कदम रखेंगे जैसे अभी निवेदिता जी ने कहा, या वो जोखिम उठाएंगे और अगर बीजेपी फिर से चाहेगी, मोदी जी फिर नाराज होंगे, तो फिर कोई ना कोई बहाने उन्हें जेल में ठेल दिया जाएगा। नहीं, देखिए क्या है उस मामले में, वो तो उन्होंने 2-3 चीजें कर उसके सावधानी ऑलरेडी ले रहे हैं। वो एक ये सावधानी ले रहे हैं कि कोई भी जो पब्लिक फंक्शन है, मतलब बाहर जा करके कुछ करना या इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, तो ये मुश्किल होगा साबित करना कि ये जो है सो इनकी एक्टिविटी ऐसी है जो उस दायरे में कानूनी, मतलब जो उनको बेल मिला है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरा, वो बुजुर्ग नेताओं से मिल रहे हैं, जो शरद यादव भी बीमार हैं, मुलायम सिंह भी बूढ़े हैं, इस तरह के लोगों से भी मिल रहे हैं। उनके पास ये एक सफिशिएंट ग्राउंड है ये कहने के लिए कि हम जो है लोगों का हालचाल पूछ रहे हैं, और इससे अदालत उनको मना नहीं कर सकती। एक दूसरी बात ये भी है कि अब मुझको नहीं लगता कि बीजेपी धमकाने के मूड के ये में स्थिति में है, धमकाने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए कि पेगासस के बाद अब आप ये जो ईडी, सीबीआई, ये इन लोगों का जो आक्रमण है, उस हमले में आप कमी देखेंगे। इसीलिए कि इस मामले में उनको कोई साथ नहीं दे रहा है। और ये जो आपने नीतीश का बयान भी देखा, तो वो नीतीश का बयान यही साबित करता है कि बीजेपी को इस मामले में बीजेपी से बाहर समर्थन मिलना मुश्किल है। तो अब वो ये उनके लिए असंभव है कि वो जो है इसको टारगेट करें। वो मतलब उसके लिए जो स्थितियां होती हैं वो स्थितियां नहीं है। दूसरी बात मैं एक और कहूंगा कि पेगासस के पर जो बयान आया नीतीश का, और उसके बाद इनका बयान आया है दिल में रहते हैं, तो उससे इससे मैं ऋषि जी से सहमत हूं कि वो जो है उन्होंने और बाकी लोगों ने भी कहा कि दरार जो है बीजेपी के और उनके बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। और वो जो है वो खेल उन्होंने कर दिया, मतलब जो खेला कह रहे हैं आप, वो लालू ने वो तो उसके लिए एक जमीन पर जो है ना एक खेला कर दिया कि लोगों को ये इंप्रेशन जाएगा कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। तो इससे बीजेपी वाले भी दिक्कत में आएंगे और नीतीश की ताकत बढ़ेगी, एनडीए में ताकत बढ़ेगी, इसलिए कि वो उससे बीजेपी को ये लगे कि इनके पास ऑप्शन है, क्योंकि वो अभी बहुत दिक्कत में चल रहे थे बहुत। हाँ, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है बहुत कम हो गई थी, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। और इससे ज्यादा, मतलब यही मैं कह रहा हूँ, इससे ज्यादा अभी लालू नीतीश से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और नीतीश भी जो है लालू को राष्ट्रीय राजनीति में उसमें दखल देने से मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं समझ रहे हैं। उनको भी ऐसा, मतलब बीजेपी के खिलाफ अगर कुछ बन रहा है तो उसको रोकने के लिए नीतीश इस तरह से बीजेपी के साथ नहीं है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के लिए कुछ फील्डिंग करें। उनका बिहार तक का ही मामला है। तो मैं ये कहूंगा कि ये धमकाने वाली जो बात है ये बीजेपी के हित में भी अब नहीं है और उसके वश में भी नहीं है। वो ये काम नहीं कर सकती है। और आप लालू जो है वो अपनी एक्टिविटी जारी रखेंगे। और जारी रखने के अलावा मैं ये कहूंगा कि लालू जो जिस तरह से अपने जिस तरह से स्वास्थ्य उनका खराब है उससे ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं। मतलब वो जा रहे हैं, मिल रहे हैं इतना लोगों से, और एकदम मतलब जिसको कहते हैं हार्ड कोर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। ये उनकी सेहत के हिसाब से बहुत ये मतलब दुस्साहसी मानिए, क्योंकि उनके तबीयत बहुत खराब है, मतलब अभी तक के जो रिपोर्ट रहे हैं। तो इसीलिए वो जो है ना कर रहे हैं और वो करेंगे। ये एक्टिविटी से बीजेपी उनको रोक नहीं पाएगी, ये मैं आपको कहूंगा। सतीश जी, आप कैसे देख रहे हैं? लालू यादव यहाँ तक तो आ गए, इस तरह के बयान उन्होंने दे दिए, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या होगा आगे? मैं तो बोल चुका हूं, मुझे लगता है कि कोई ना कोई खिचड़ी पकेगी
और अब ये जरूरी नहीं कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप जाके किसी से मिलते तो थे वहां रांची के वो जो जेल में वो एक गेस्ट हाउस में रहते पटवार। थे स्पेशल में, वहां भी वो मिलते थे, अस्पताल के गेस्ट हाउस में थे, वहां भी उनका एक ऑडियो भी वायरल हो गया था। आप समझ रहे हैं ना, बीच चुनाव का या क्या सरकार बनाने का वगैरह। जी तो राजनीति उनके खून में है, वो कैसे उसके बगैर रह सकते हैं। 5 तारीख को बीजेपी एमएलए को फोन किए थे जेल से, जो भी है, हाँ, वही था। 5 जुलाई पीरपैंती के को विधायक थे। उन्होंने 5 जुलाई को उन्होंने अपने पार्टी के राष्ट्रीय कन्वेंशन को वीडियो कॉल से जो संबोधित किया था, मैंने सुना था, तो उसमें तो पूरी एकदम टोटल राजनीति थी, टोटल राजनीति थी। और खास तौर से वो ओबीसी वाली बात, गरीबों की बात, रोटी को पलट दिया, ऐसी बात, तो वो क्या कर रहे थे वहां। तो ये कुछ न कुछ जो खिचड़ी पका रहे हैं। और अखिलेश भी आके यहाँ से मिले थे, यहाँ पर आके मिले थे, फिर ये मुलायम से मिले, तो वहां पर क्या वो हालचाल, क्या वो पारिवारिक रिश्ते तो निभाए नहीं जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा उनको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार उनके दिल में एकाएक आ गए हैं। तो भाई ऐसे थोड़ी कोई आता है, बात तो कुछ हो ही रही है। और हमको लगता है, जो मैंने कहा, मेरा अभी भी विश्वास है कि वो एक साथ तीन तरह की चीज देख रहे हो, चाहे बिहार हो, आगे का हो सकता है, उत्तर प्रदेश अभी का हो सकता है, और दिल्ली का भी हो सकता है कि भाई ममता की दावेदारी ऐसे आ रही है, क्या किया जाए, आगे में क्या हो, दिल्ली वाली बात की है सतीश जी, और जो आपने दिल्ली वाली बात की है कि राष्ट्रीय राजनीति में नेक्स्ट स्टेप, मेजर स्टेप क्या हो सकता है लालू यादव? क्या सोनिया और ममता गांधी से मिलने के बाद कुछ और चीजें खुलेंगी? अभी निवेदिता जी ने इस तरफ इशारा किया कि ये 2 बड़े की फिगर हैं अभी अपोजिशन में, इन दोनों से मुलाकात काफी मानीखेज होगी। देखिए, दोनों से संबंध लालू के बहुत अच्छे हैं, दोनों से। आप तेजस्वी का याद कीजिए, बंगाल में चुनाव प्रचार भी जाके किए थे। तो मेरा ये कहना है कि हमें नहीं लगता कि नीतीश के लिए खेलना शुरू कर देंगे। अगर उनको तेजस्वी का इंटरेस्ट है बिहार में, तब तो वो नीतीश के लिए भी खेल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय में खेलेंगे। लेकिन मुझे क्या लगता है कि कांग्रेस से उनके संबंध जो है ना, बड़े दूसरे रहे हैं। वो बराबर कांग्रेस की बात करते हैं, इसी के चलते उन्होंने अपनी पार्टी बचाई भी है बिहार में, कि कांग्रेस वाले ज्यादा अंदर ना घुसे। तो वो अब कांग्रेस के लिए वो बैटिंग कर रहे हैं, अपने तेजस्वी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, और करने को तो बैटिंग वो ममता के लिए भी कर सकते हैं। ये हम अभी कैसे कहें, लेकिन वो बैटिंग तो निश्चित रूप से कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर रहे हैं। सफलता असफलता वो देखी जाएगी, बराबर कुछ ना कुछ प्रयास किया जाता है, वो करेंगे, कर ही रहे। जी निवेदिता जी, आप कैसे देख रही हैं? लालू यादव इतने यहाँ तक आ गए हैं, और अब उनके सामने क्या, मतलब विपक्ष के सामने क्या चुनौतियां, हम सब जानते हैं। विपक्ष में नेता कौन होगा, एक बड़ी चुनौती है। अभी इशारे में कहा गया कि अगर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाए वगैरह वगैरह। ममता बनर्जी अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, राहुल गांधी अति सक्रिय हो गए हैं, अब विपक्षी दलों के साथ नाश्ता भी हो रहा है, उनके साथ मेल मिलाप, पार्टियां भी हो रही हैं, एक नेतृत्व वहां भी उभर रहा है। तो क्या लालू यादव इस तरह का भी खेल करेंगे कि जो मुख्य अड़चने रही हैं विपक्षी एकता की राह में, एक तो नेता, और फिर बाकी राज्यों के स्तर पर किसको क्या हिस्सेदारी मिलेगी, जो क्षेत्रीय दल हैं खासतौर पर उनके साथ, क्या यहाँ तक लालू यादव जाएंगे या अभी ब्रेक लगेगा? देखिए, ये कोशिश तो हो रही है। जब आप राजनीति में होते हैं तो हमेशा आपका गोल बहुत बड़ा होता है, तत्काल गोल तो होते ही है, लेकिन कोई भी परिपक्व राजनीतिज्ञ जो है वो बिल्कुल अपने आने वाले आगे सालों की तरफ देखता है। तो लालू यादव बहुत परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, और उनका हर एक मुहिम के पीछे कोई ना कोई राजनीति है। हम जिसको कहते हैं कि ये कोई इनोसेंट खेल नहीं है, ये नहीं है कि भाई हाँ तबीयत जा रही है कुछ लें, बहुत जेस्चर है। ये कोई इनोसेंट खेल, ये फुटबॉल का खेला नहीं है, ये राजनीति का खेला है।
जी बिल्कुल, ये कोई इनोसेंट पहल नहीं है, ये बिल्कुल सोची समझी नियत है और इसके एक दूरगामी परिणाम होंगे, निश्चित होंगे। अब बिहार अभी उसके साल में होगा, नीतीश से किस हद तक वो अपनी बनाएंगे, ये सब कुछ आने वाले दिनों में ही खुलासा होगा। अभी कहना बहुत अर्ली होगा, क्योंकि देखिए नीतीश के बारे में जो शुरू से अगर आप उनकी राजनीति देखें तो बीजेपी उनकी बहुत नेचुरल अलायंस नहीं है। नीतीश बीजेपी का दामन तब तक थामा है जब जब वो मुश्किल में पड़े हैं। नेचुरल अलायंस लालू ही रहे हैं बिहार की राजनीति, और जिसको कहते हैं कि वो उसके दुश्मन भी हैं और दोस्त भी हैं। तो ये नीतीश और लालू के बीच ये हमेशा से इस तरह की राजनीति रही है कि समय पड़ने पर वो दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी थामा है और एक दूसरे के नाम पे सत्ता भी पाई है। पिछली सत्ता नीतीश को लालू के विरोध की सत्ता ही मिली, सत्ता हासिल हुई थी। तो मुझको लगता है कि ये बड़ी मुहिम है और लालू भी अपने आप को एक बड़े परिदृश्य पर देख रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहती हूँ कि लालू को सब पसंद करते हैं। तो लालू सब जगह से मतलब कांग्रेस भी पसंद करती है, ममता भी पसंद करती है, दक्षिण के पॉलिटिशियंस भी पसंद करते हैं, लेफ्ट के भीतर भी लेफ्ट के बहुत नजदीक रहे हैं। इसलिए लालू की बातों का वैल्यू है। तो लालू की इस मुहिम का कोई बड़ा राजनीतिक दरवाजा खुलेगा। और मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत जरूरी है एक साथ होना। अभी की राजनीतिक स्थितियों में इन तमाम पार्टियों ने ये महसूस किया है कि अगर ये एकजुट नहीं हुए तो हमले और तेज होंगे। अभी तो सिर्फ जासूसी करा रही है सरकार, अभी तो कुछ ही लोगों को जेल में भेजा, जेल में भेजने वालों की लंबी लाइनें हो सकती है। और जिस तरह से नए नए कानून के बहाने इनको भेजा जा रहा है, जिस तरह से बड़ी साजिशें दी जा रही है पिछले दिनों, मतलब ये हमले सिर्फ जो जनतंत्र के इशू पे काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों पर नहीं है। सेन स्वामी की जिस तरह से जेल के अंदर मौत हुई, तो ये तमाम चीजें हैं और ये एक राजनीतिक के रूप में ये चीजें देख रहे हैं। नहीं, आप ठीक कह रही हैं निविता जी। लालू यादव खुद भुक्तभोगी हैं इस पूरी पॉलिटिक्स के, खुद बड़े भुक्तभोगी हैं। जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, वेंडेटा पॉलिटिक्स है, उसके वो खुद एक भुक्तभोगी हैं। तो वो उसको उस तरह से देख ही रहेंगे। अनिल जी, क्या इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि विपक्ष की राजनीति को एक ऐसा सूत्रधार चाहिए था जो उनको एकजुट कर सके। शरद पवार थे, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं, क्योंकि उनके कांग्रेस के साथ वैसे संबंध नहीं जैसे लालू यादव के हैं, विश्वास वाले रिश्ते। और ममता बनर्जी की भी अपनी एक सीमा है, वो पश्चिम बंगाल या थोड़ा बहुत त्रिपुरा या कुछ जो उनकी जीत के बाद जो माहौल बना उस पे बल पर वो कुछ कर सकती हैं, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सकती हैं। और लालू यादव चूंकि उनका अपना, इसलिए ज्यादा विश्वसनीय सूत्रधार की भूमिका अदा कर सकते हैं। ये सही आपने कहा, यही मैं सोच रहा था अभी कहने को कि लालू के आने से विपक्षी जो मतलब राजनीति में जो एक अस्थिरता थी, उस अस्थिरता से उन्होंने उसको निकाल लिया। हुआ ये था कि अगर आप बंगाल के चुनाव का नतीजा देखेंगे तो उसके बाद एक ममता बनर्जी का खुद का भी लगता है कि उनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा दिख रही थी और उनकी भूमिका भी बढ़ा चढ़ा के मतलब बड़ी भूमिका देखी जा रही थी। लेकिन जो मोमेंटम बंगाल से निकला था उसको राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिकुलेट करना उनके लिए, ममता के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। एक तो बंगाल में थी, वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो एक इस तरह से उनका एक क्षेत्रीय सीमा बन ही जाती है। और दूसरा है कि आर्टिकुलेट भी नहीं कर पा रही थी, कुछ पर्सनलाइज्ड गेम बैटल जैसा लग रहा था कि आपसी लड़ाई हो रही है, मोदी वर्सेस ममता टाइप का। तो इसको एक आर्टिकुलेशन चाहिए था, ये क्या कहते हैं पूरी विपक्षी राजनीति को, जिसको शरद पवार चाहते थे एड्रेस करना, लेकिन ये उनके वश का नहीं था, क्योंकि उनके अपने लीनिंग्स है क्या है कि जहां तक सामाजिक न्याय की राजनीति का सवाल है या क्या कहते हैं कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के खिलाफ राजनीति करनी है, तो
तो उसकी उनकी सीमाएं हैं शरद पवार की। लालू इस रोल में काफी, और सेकुलरिज्म का मामला है तो उसमें जितने बड़ी हस्ती हैं लालू, उतनी बड़ी हस्ती और दूसरा कोई है नहीं। तो इस तरह से लालू का जो रोल था, वो रोल आपने देखा कि समय पर वो निकल गए जेल से और वो रोल उन्होंने निभाना शुरू कर दिया। और इससे एक जो नतीजा के तौर पर अगर आप देखेंगे, एक तो विपक्षी राजनीति एक बड़ी अस्थिरता से, जो अस्थिरता नेतृत्व के लेकर के भी था कि ममता नेता बनेंगी या राहुल रहेंगे या कौन रहेगा, वो उससे भी निकाला। और दूसरा एक है क्या कि कांग्रेस के लिए एक कन्वीनियंट, जिसको सुविधाजनक स्थिति कहते हैं, वो बन गई, क्योंकि अब उनके आने से ये विवाद नहीं रह गया कि राहुल वर्सेस ममता है या बाकी है। तो ये बहुत जरूरी समय पर उनका इंटरवेंशन हुआ है और विपक्षी राजनीति को आर्टिकुलेट करने और उसको रेस्क्यू करने का काम जो है लालू ने किया है। ये एक ऐतिहासिक भूमिका कहेंगे। और आप बाद में अभी आप जो देख रहे हैं साइकिल रैली या उनको या बाकी पेगासस के खिलाफ जो एकजुटता है, उसमें इस पृष्ठभूमि को समझना चाहिए कि लालू ने जो पेश बनाया था, वो मोमेंटम लालू, शरद पवार और ममता ने, उसको एक दिशा मिलने लगी है। तो अब ज्यादा मुकम्मल स्थिति में है विपक्षी एकता, और लालू उसके एक महत्वपूर्ण किरदार होकर उभरे हैं। जी, तो कुल मिलाकर ये तो सब मानते ही हैं कि लालू यादव एक बहुत बड़े धनुर्धर हैं, बहुत बड़े तीरंदाज हैं, लेकिन उनके तीर कितने निशाने पर लगेंगे और किस किस दिशा में अभी चलेंगे वो, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अलबत्ता एक विपक्ष की राजनीति की हैसियत से देखें तो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है लालू यादव का इस तरह से सक्रिय होना, बयान देना और कुछ ऐसे बयान देना जिनके कई मायने निकलते हैं और कई उनके प्रभाव हो सकते हैं। तो थोड़ा सा लालू यादव की ये जो जेल के बाद की राजनीति है उस पर नजर रखने की जरूरत है और जाहिर है कि उसके असर भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।